चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग की आज की इस लेक्चर में, जो कि फोर्थ लेक्चर है, हम लोग एक्सरसाइज 5.2 करेंगे, जो कि बेस्ड है पाई चार्ट्स पे, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। तो पिछला लेक्चर और बाकी के तीनों ही लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो वाले लेक्चर्स देख लीजिए, ताकि यहाँ पर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। और वाइट स्लेट पढ़ाई एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपली सीखते हैं, क्योंकि हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को हायर लेवल तक लेके जाते हैं, ताकि आपके बेसिक्स भी क्लियर हो और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाएँ। तो जैसे कि मैंने बताया, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 और 5.2 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। A survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city। तो एक सर्वे किया गया जिसमें ये फाइंड आउट करना था कि एक सिटी में अलग अलग लोगों को कौन सा म्यूज़िक पसंद है। ठीक है, एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग्स ऑफ दिस सर्वे। तो जो हमें पाई चार्ट गिवन है, तो सर्वे से जो हमारा रिजल्ट आया वो इस पाई चार्ट के फॉर्म में हमें गिवन है, और हमसे यहाँ पर 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूज़िक, हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। ठीक है, तो उसने कहा कि क्लासिकल म्यूज़िक, देखो क्लासिकल म्यूज़िक कहाँ पर है, ये रहा। क्लासिकल म्यूज़िक 10% लोगों को पसंद है, और यहाँ पर उसने क्या बताया, इफ़ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूज़िक। उसने कहा कि ये जो 10% लोग हैं ना क्लासिकल म्यूज़िक को जो लाइक कर रहे हैं, ये कितने लोगों के बराबर हैं, 20 पीपल। 10% जो है वो 20 लोगों के बराबर है। दैन हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। तो अब पूछ रहा है कि कितने बच्चों का सर्वे हुआ है, मतलब कि टोटल बच्चे कितने हैं, क्योंकि टोटल बच्चों का सर्वे हुआ है। तो उसने हमें दे दिया कि 10% जो है वो 20 के बराबर है। तो इससे हम लोग टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो। इस टोटल का ही तो 10% है जो क्लासिकल बच्चे हैं, है ना। ऐसे ही टोटल का ही 30% है जो फोल्क पसंद करने वाले बच्चे हैं। तो अगर 10% बच्चे 20 के बराबर हैं तो 100% कितने हो जाएंगे, इंटू 10 कर दोगे आप सीधा सीधा, है ना। इंटू 10 कर दोगे तो आपको 100% बच्चे मिल जाएंगे। तो 100% बच्चे कितने हो जाएंगे, 200। ठीक है, इसको आप लिखोगे कैसे, इफ़ 10%, जैसे पिछले वाले में किया था ना हम लोगों ने कि टोटल बच्चों को x मान लेंगे। कैसे करेंगे, देखो बता देता हूँ। मान लो कि टोटल बच्चे x हैं जो जिनका सर्वे हुआ है, तो 10% ऑफ x जो है वो कितना दे रखा है हमें, 20 दे रखा है। 10% का मतलब 10/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और x को एज इट इज़ लिख दोगे इज इक्वल टू 20। ऊपर के 0 से नीचे का 0 कैंसिल, यहाँ पर सिर्फ x/10 बचा, तो x कितना हो जाएगा, 20 इंटू ये वाला 10। ठीक है, वही हुआ ना, देखो 20 इंटू 10 ही आया बाद में, तो x आ जाएगा हमारा 200 के बराबर। तो आप लिख दोगे टोटल किड्स सर्वेड वर 200। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी किया था जब हम एग्जांपल्स देख रहे थे इसके। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, टोटल बच्चे जो हैं वो हैं 200। ऐसे ही अगला है, विच टाइप ऑफ म्यूज़िक इज़ लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ से आपको देखना है कि सबसे बड़ा शेयर किसका दिख रहा है, इसका दिख रहा है, और ये कितना है, 40% है। 40% बच्चे को लाइट म्यूज़िक पसंद है, और वैसे भी 40 सबसे ज़्यादा है, देखो 30 से, 10 से और 20 से। तो ऐसे भी आप देख सकते हो कि लाइट म्यूज़िक जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। लास्ट में है हमारे पास, इफ़ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs, हाउ मैनी ऑफ ईच वुड दे मेक। अब उसने कहा कि एक कैसेट कंपनी है जो 1000 CDs को बनाने वाली है, तो हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी जो यहाँ पे दे रखी है, मैं क्लासिक, सेमी क्लासिक, लाइट और फोल्क, इनकी कितनी कितनी CDs बनेंगी। तो देखो ओवरऑल मेरे पास कितनी CDs हैं, 200। इस ओवरऑल को ही तो बनाएगा वो, यहाँ पर कितनी बनाने वाला है वो, 1000 CDs बनाने वाला है। मतलब 200 से 1000 पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि 1000/5 जो है वो हमें 200 दे रहा है। मतलब कि हर एक जनर की कैटेगरी की 5 CDs बनाएगा वो। 5 CDs बनाने का क्या मतलब है, 5 CDs बनाने का ये मतलब है कि देखो टोटल कितने किड्स सर्वे किए गए, 200। ठीक है, और टोटल CDs कितनी बन रही हैं, 1000 CDs बन रही हैं। तो हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी की 5 CDs बन जाएंगी।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक एक करके देखते हैं। क्लासिकल जो है वो कितना है, 10% है। किस चीज़ का 10%, इस 200 का, टोटल का 10%। तो 10% ऑफ 200 है, ये कितना हो गया, 10% ऑफ 200 कितना हो जाएगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 10/100 इंटू 200, ये हो गया 20। और ये तो वैसे भी हमें क्वेश्चन में भी गिवन था, 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, ठीक है। ऐसे ही सेमी क्लासिकल का जब आप निकालोगे इसी प्रोसेस से करके 20% ऑफ वो 200, तो आ जाएगा हमारे पास 40, मतलब 40 बच्चों को सेमी क्लासिकल पसंद है। ऐसे ही जब आप लाइट का निकालोगे कि लाइट म्यूज़िक कितने बच्चों को पसंद है, तो आप लिखोगे 40% ऑफ 200, तो आपके 80 स्टूडेंट्स निकल के आ जाएंगे, 80 बच्चों को लाइट म्यूज़िक पसंद है। ऐसे ही जब आप फोल्क का निकालोगे इस मेथड से, तो फोल्क के लिए आपके पास 60 बच्चे निकल के आ जाएंगे जिनको फोल्क पसंद है, ठीक है। टोटल 1000 सीडीज़ बन रही हैं, तो यहाँ पर मेरे पास 20 + 40 60, और 60 और 60 120 + 80, ठीक है। सबकी इतनी इतनी सीडी बनेगी। देखो अगर इसकी एक सीडी बन रही है तो इसकी भी एक बनेगी, इसकी भी एक बनेगी, और इसकी भी एक बनेगी। इसकी 2 बन रही हैं तो इसकी भी 2 बनेंगी, इसकी भी 2, इसकी भी 2। तो कैसे सीडीज़ बनाई जाएंगी, देखो जितने बच्चों को म्यूज़िक पसंद है उस हिसाब से सीडीज़ बनाई जाएंगी। यहाँ पर टोटल 200 बच्चों को म्यूज़िक पसंद, 200 जो है वो बच्चे सर्वे किए गए हैं, और 1000 सीडीज़ बनानी है। तो जैसे कि अभी हमने देखा था 200 से 1000 पे आने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्लासिकल के लिए आप कितनी सीडी बनाओगे, 20 × 5, 100 सीडीज़ बनाओगे। ऐसे ही सेमी क्लासिकल के लिए क्या करोगे, 40 × 5, 200 सीडी बनाओगे। लाइट के लिए क्या करेंगे, 80 × 5, 400 सीडी बनाएंगे। और फोल्क के लिए क्या करेंगे, 60 × 5, 300 सीडी फोल्क के लिए बनाएंगे। देखो टोटल 1000 हो गई कि नहीं, 100 में से 200 जोड़ा तो 300 आया, उसमें 400 जोड़ा तो 700 आया, और उसमें 300 और जोड़ा तो 1000 आ गई। तो सब चीज़ के मिला के हमने 1000 सीडीज़ बना ली, सबकी 5-5 सीडी बना दी, ठीक है। एक एक बच्चे को 5-5 सीडीज़ हम लोग दे सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम रेनी विंटर एंड समर। तो 360 लोगों को बोला गया कि आप अपना फेवरेट सीज़न बताइए आउट ऑफ रेनी सीज़न या फिर विंटर सीज़न या फिर समर सीज़न। तो रेनी, समर और विंटर में से जो भी सीज़न आपको सबसे अच्छा लगता है वो बताना है। और यहाँ पर टेबल में हमें दे दिया है। तो 90 लोग थे, उन्होंने कहा कि समर सच पसंद है हमें। 120 लोग थे, उन्होंने कहा हमें रेनी पसंद है। और 150 लोगों ने कहा कि हमें विंटर सीज़न पसंद है। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन, यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, विच सीज़न गॉट दी मोस्ट वोट्स। सबसे पहला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा किसको वोट मिले, तो वो तो सीधा सीधा दिख रहा है विंटर को मिले, तो यहाँ पर हम कर देंगे विंटर। उसके बाद कहा उसने फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सोर्स। सेंट्रल एंगल का क्या मतलब है, जो हमने कल के लेक्चर में देखा था कि हम अगर पाई चार्ट बनाए तो हमें सेंट्रल एंगल निकालना पड़ता है, तो उसने कहा सबके लिए सेंट्रल एंगल निकालिए। और लास्ट पार्ट में कहा है ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे तो पाई चार्ट बनाना तो बिल्कुल आसान है। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमें चाहिए होता है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन हम 2 चीज़ों से पहुँच सकते हैं फ्रैक्शन तक। एक तो हमें वैल्यूज़ दे दी हो, डायरेक्ट डेटा दे दिया हो, उससे पहुँच सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या था कि परसेंटेज दे दी हो तो उसको डिवाइड बाई 100 करके पहुंच सकते हैं। तो नंबर ऑफ वोट्स हमें दे दिया है, इससे हम लोग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन हम लोग निकालेंगे जितने भी नंबर ऑफ वोट्स गिवन हैं वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ वोट्स करके। तो टोटल देखो कितना है, 150 + 120 कितना हो गया, 270 + 90 360, और हमें क्वेश्चन में भी दे रखा था कि 360 लोग सर्वे हुए हैं। तो फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, 90/360, 0 से 0 कैंसिल, और 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, तो ये 9 1 ज़ा 9 और नीचे 9 4 ज़ा 36। ऐसे ही 120 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 120/360, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 1 ज़ा और 12 3 ज़ा 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। 150 के लिए क्या हो जाएगा, 150/36, 0 से 0 कैंसिल, 15 के टेबल में 36 नहीं आता है, 3 से कैंसिल कर देंगे दोनों को, 3 5 ज़ा 15 और 3
12 ज़ा 36। ओके, तो इसका आ जाएगा 5/12। फ्रैक्शन आने के बाद हमें बस इस फ्रैक्शन को 360 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें मिल जाएगा सेंट्रल एंगल। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल जैसे ही निकल जाएगा वैसे ही हम लोग किसी का भी पाई भी बना सकते हैं। तो सेंट्रल एंगल क्या निकलेगा, 1/4 इंटू 360। तो 1/4 इंटू 360 क्या हो जाएगा, सीधा सीधा देखो यही सारी वैल्यूज़ वापस आ जाएंगी सेंट्रल एंगल के लिए, क्योंकि यहाँ हमने इन्हीं में से 360 डिवाइड कर दिया था ना। तो अब जब 360 मल्टीप्लाई कर देंगे उस फ्रैक्शन में तो ऑटोमेटिकली हमें यही तीनों वैल्यू मिल जाएंगी। ऐसे भी देख लो आप, 4 9 ज़ा 36 और 0 का 0। ऐसे ही यहाँ पर देखो 1/3 है ना, तो 1/3 इंटू 360 करते ही क्या हो जाएगा, 360। हाँ, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 मतलब 12 और 0 का 0। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें वही वैल्यूज़ मिल गई, हमारी कैलकुलेशन भी बच गई। तो इससे हमें मिल जाएगा 150। ठीक है, 12 से ये कट रहा है 30 टाइम्स और 30 इंटू 5 हो जाएगा 150। तो सेंट्रल एंगल नंबर ऑफ वोट्स के ही बराबर आ गए। इससे आपको एक चीज़ और पता चली कि जब भी टोटल 360 लोग सर्वे हो रहे होंगे तो जो भी हमें डेटा गिवन होगा वो ही खुद ही 360 के बराबर, क्योंकि हमें 360 दे रखा है और ओवरऑल जो सर्कल के एंगल बनते हैं वो भी 360 बनते हैं। मतलब कि जो डेटा दे रखा है वो खुद ही वो है सेंट्रल एंगल है हमारा। तो यहाँ पर जो डेटा हमें था वही सेंट्रल एंगल बन के आ गया। सेंट्रल एंगल बन गया है, उसके बाद पाई चार्ट बनाना बिल्कुल सिंपल है। सर्कल बना लोगे सबसे पहले आप कंपास को यूज़ करके, कंपास के सेंटर को अलग से मार्क कर दोगे। किसी भी एक पॉइंट से सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, किसी भी पॉइंट से आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये वाली एंगल्स आपको एक एक करके ड्रॉ करने हैं। 90 डिग्री का एंगल प्रोटेक्टर यूज़ करके यहाँ पर प्रोटेक्टर का सेंट्रल पॉइंट रखोगे और इस लाइन के साथ उसको इस तरह से अलाइन करोगे। ठीक है, यहाँ कहीं पे 90 डिग्री आ रहा होगा आपके प्रोटेक्टर का, तो सीधी एक लाइन 90 डिग्री की खींच दोगे। मतलब कि ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी रेफरेंस लाइन ली हमने। ठीक है, अब इसको ये तो मैंने प्रोटेक्टर बना के दिखाया था, ये तो ड्रॉ होगा नहीं, सिर्फ इतनी लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। अब इस लाइन को भूल जाओ, इस लाइन को रेफरेंस लेना है, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग प्रोटेक्टर को ऐसे रख लेना है यहाँ पर कहीं पे। अब आपको 120 बनाना है। 120 जो है वो 90 से बड़ा होता है, तो जब आप देखोगे अपने प्रोटेक्टर में तो एक 120 यहाँ कहीं लिखा होगा और एक 120 यहाँ कहीं, क्योंकि प्रोटेक्टर में 2 स्केल बने होते हैं। लेकिन आपको कौन सा 120 लेना है, जो यहाँ पे 90 है तो 90 से बड़ा हो, क्योंकि इस लाइन के रेफरेंस में बात हो रही है। तो यहाँ कहीं पे आप ऐसे 120 को जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ से ले लोगे। ठीक है, इसको मैंने कर दिया इरेज, क्योंकि ये तो हमारा प्रोटेक्टर था, ये तो ड्रॉ होगा नहीं। तो इस पे मिल गया आपको 90 डिग्री, इस पे मिल गया 120, और इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही एंगल बचा है, तो वो बिना ड्रॉ करे ही अपने आप 150 ही आएगा अगर आपने बाकी दोनों सही बनाए हैं। अब वेरीफाई ज़रूर कर सकते हैं, 150 नहीं आ रहा है मतलब आपने कुछ गलत कर दिया होगा। अब 90 देखो किसके करस्पॉन्डिंग है, समर के, तो यहाँ पर आप समर लिख दोगे। 120 रेनी के करस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ पर आप रेनी लिख दोगे और इसमें विंटर लिख दोगे। तो देखो इससे भी देख के पता चल रहा है विंटर का शेयर जो है वो काफ़ी बड़ा आ रहा है। इसमें नहीं पता चल रहा क्योंकि हमारी ये लाइन थोड़ी सी यहाँ कहीं होनी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि 120 से 150 बड़ा है। तो इसमें भी देख के पता चल गया हमें कि विंटर का शेयर सबसे बड़ा है, तो ये हो गया विंटर। फिर दूसरे पार्ट में उसने सेंट्रल एंगल बोला था, ये रही सेंट्रल एंगल, और तीसरे पार्ट में उसने हमसे पाई चार्ट बनाने को कहा था, वो रहा पाई चार्ट। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें और इससे हमें कैलकुलेट कर लेना है हमारा सेंट्रल एंगल और उस सेंट्रल एंगल से बनाना है पाई चार्ट। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला ही सीधा पाई चार्ट बनाने को है, और जैसा कि मैंने बताया था डेटा दे रखा है और डेटा से हमें सेंट्रल एंगल तक पहुँचना है, डायरेक्ट फ्रैक्शन हमें नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे, गिवन डेटा से फ्रैक्शन। तो अब हमें टोटल अलग से नहीं देखा है, तो खुद दे रखा है तो खुद कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, इन सब का सम, इन सब का सम कितना आ रहा है, 18 + 9 + 6 + 3 36 आ रहा है इन सब का टोटल। ठीक है, इन सब का टोटल आ रहा है 36। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक एक चीज़ जो हमें गिवन है अपॉन टोटल। ये तो ऐसे ही दिख रही है, 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा, तो 1/2। 9/36 क्या हो जाएगा, 9 1 ज़ा एंड 9 4 ज़ा, मतलब कि 1/4। 6/36 क्या हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा, मतलब 1/6। और 3 हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा, मतलब 1/12। तो इस तरह से हमें फ्रैक्शन भी मिल गया है।
फ्रैक्शन मिलते ही हमें बस क्या करना है, हमें सिर्फ उस फ्रैक्शन को 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मिल जाएगा सेंट्रल एंगल। अब देखो यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, शॉर्ट ट्रिक जो आपकी कैलकुलेशंस बचा देगी। हमारा टोटल यहाँ पर जब 360 आ रहा था पिछले क्वेश्चन में, तो मैंने कहा था कि जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है वही सेंट्रल एंगल में आ जाएगी। अब अगर आप देखोगे हमारा टोटल 360 नहीं आ रहा है, पर 36 आ रहा है। इस 36 में अगर इंटू 10 कर दिया जाए तो 360 बन जाता है, ठीक है। तो इससे आपको यहीं से आइडिया ले लेना है कि जो भी ये है ना, इसमें बस इंटू 10 कर दूंगा मैं, तो मेरे सेंट्रल एंगल्स आ जाएंगे। और वो प्रमाणित कैसे होगा, देखो सबसे पहले वाले पे करके देख लो। 1/2 इंटू 360, सिंप्लीफाई करोगे 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, 2 180, तो 180 मिल गया। देखो 180 कैसे आ रहा है, 18 को 10 से मल्टीप्लाई करके ही आ रहा है। लेकिन जब यहाँ पर 36 सम बन रहा है तभी आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है। कभी ऐसा मत करना कि यहाँ 18 बन रहा है और यहाँ 180 बन रहा है तो आप सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो कि आएगा ही आएगा। 10 से मल्टीप्लाई हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 18 बन रहा है तो 180 बना दो, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 36 है इन सबका टोटल, तो 36 को 10 पे मल्टीप्लाई करने पे 360 बनता है, ठीक है। तो आप कैलकुलेशंस बचा सकते हो, फिर भी आपको ये इतना तो लिखना ही पड़ेगा। कैलकुलेशंस बचानी है फिर भी ये लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप वरना मार्क्स कट जाएंगे। तो ये इतना लिख दो और पूरा कैलकुलेट करने की जगह सीधा सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हमें मिल गए हैं सेंट्रल एंगल, और सेंट्रल एंगल से पाई चार्ट हम बना ही लेते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप बनाओगे एक सर्कल कंपास से बनेगा, तो आपको सेंटर मिल जाएगा, उसको मार्क कर दोगे। किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहला एंगल 180 डिग्री है। 180 डिग्री का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन। तो अब आप चाहो तो ना क्या करो, इसी लाइन को पूरा लास्ट तक एक्सटेंड कर दो और बोल दो कि ये 180 डिग्री का एंगल है, क्योंकि 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। ये सेंटर आपको अलग से थोड़ा सा ऐसे मार्क करके रखना है। अब आपको बनानी है 90 डिग्री की एक लाइन, तो ऊपर का 180 तो हम यूज़ कर चुके हैं, अब नीचे का 180 यूज़ करना है हमें। तो आप 90 डिग्री की एक लाइन बना दो, चाहे तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है इसको रेफरेंस मान लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है इसको रेफरेंस मान लो। तो यहाँ पर आप डी रखोगे ऐसे, और 90 डिग्री की लाइन ऐसे बनेगी। अब ये दोनों ही 90 हैं, ठीक है। तो चाहे तो ये 90 ले लो, चाहे तो ये ले लो। मैं ये वाला ले रहा हूँ तो इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ये है 180 डिग्री, ये है 90 डिग्री। अब हमें दो लाइन्स और ड्रॉ करनी है, दो एंगल्स और बनाने हैं, 60 और 30। तो अब 60 आप इसको रेफरेंस लेके बना लो। तो इसको रेफरेंस लेने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे अपना डी रख दोगे और 60 डिग्री जहाँ पे आ रहा होगा वहाँ पे ऐसी लाइन खींच दोगे। लास्ट वाले के लिए आपको एक ही बचा है तो दोबारा ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप 30 ही बचेगा अगर हमने इसे 60 बनाया। तो देखो 30 कौन सा कलर पसंद किया जा रहा है, येलो। 60 कौन सा पसंद किया जा रहा है, रेड। 90 पसंद किया जा रहा है ग्रीन को, और 180 पसंद किया जा रहा है ब्लू को। तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड पाई चार्ट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने है, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस एंड साइंस। ठीक है, तो ये जो पाई चार्ट हमें गिवन है इसमें हमें एक स्टूडेंट ने जो मार्क्स स्कोर करे हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस में वो गिवन है। इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वर 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टोटल मार्क्स जो इन सब के मिला के, मान लो मैथ्स में 90 ही आए हैं तो 90 + 55 + 75, इस तरह से जो भी उसके आ रहे होंगे, 90 आए नहीं है, 90 तो सिर्फ एंगल गिवन है, तो वो टोटल जो है वो 540 के बराबर है। जैसे हर बार पिछले क्वेश्चन में हम लोग एक टोटल निकालते थे ना, तो वो टोटल जो है वो 540 के बराबर है, और सेंट्रल एंगल्स हमें गिवन है, ठीक है। उसके बेसिस में हमें ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। इन विच सब्जेक्ट स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स। अब वो हमसे पूछ रहा है कि मैंने आपको एंगल बता दिया, मैंने आपको टोटल बता दिया, आप मुझे ये बता दो कि कौन से सब्जेक्ट में 105 मार्क्स आए। तो देखो इसको करने का तरीका ये है कि हमें पता है कि 504 जो मार्क्स हैं वो कितने के एंगल के करस्पॉन्ड कर रहे हैं, 360 डिग्री एंगल को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले देखो एक हम लोग बचपन में क्वेश्चन करते थे कि अगर मेरे पास 5 रुपये में 10 टॉफ़ी आ रही हैं तो मेरे को एक टॉफ़ी कितने रुपए की मिलेगी। तो एक टॉफ़ी मुझे कितने रुपए की मिलेगी, यहाँ 10 टॉफ़ी लिखी है, डिवाइड बाई 10 कर दूंगा तो एक टॉफ़ी आ जाएगी। दोनों साइड को डिवाइड बाई 10 कर देते थे, तो 5/10 रुपये की मुझे मिल जाती थी
एक टॉफ़ी, ठीक है। तो एक टॉफ़ी 5/10 मतलब कि 1/2 मतलब आधा रुपए की मिल जाती थी। तो ऐसे ही यहाँ पर है, अगर 504 मार्क्स जो हैं, 504 नहीं 540 है ना, हाँ 540 मार्क्स जो हैं वो टोटल है, और टोटल एंगल कितना होता है 360 होता है। तो 540 मार्क्स जो हैं वो 360 को करस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स। तो 105 कितने को करस्पॉन्ड करेंगे, ये हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए आप सबसे पहले निकाल लो कि एक मार्क्स कितने को करस्पॉन्ड करेगा, 360 अपॉन 540 हो जाएगा, दोनों साइड्स को 540 से डिवाइड किया क्योंकि। तो एक मार्क्स जो है वो 360 अपॉन 540 को करस्पॉन्ड करेगा। हमें कितने निकालने हैं 105, तो दोनों साइड्स को 105 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 105 मार्क्स किसको करस्पॉन्ड करेंगे, इस कैलकुलेशन को, 360 अपॉन 540 इंटू 105। तो ये 0 से 0 कैंसिल, और ये देखो दोनों 18 के टेबल में आते हैं, 18 2 एंड 18 3। तो मेरे पास क्या बचा 2/3 इंटू 105। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये भी कट रहा है, 3 इंटू 35 होता है 105, 2 इंटू 35 हो जाएगा 70। मतलब कि जहाँ पर भी 70 का एंगल बन रहा होगा, मतलब 105 जो है वो 70 डिग्री को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, पर हमारा 70 का एंगल तो कहीं बन नहीं रहा है। ओके, हिंदी में यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, क्वेश्चन 70 गिवन है आपके क्वेश्चन में, वही तो 70 देखो किस में बन रहा है, हिंदी में बन रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। हिंदी में जो है वो 70 डिग्री के करस्पॉन्डिंग हमें 105 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, नहीं समझ आया तो एक बार और समझाता हूँ। हमें क्वेश्चन में टोटल मार्क्स 540 गिवन है, और हमें ये भी पता है कि 360 डिग्री ओवरऑल एंगल होता है, मतलब कि 540 जो टोटल मार्क्स हैं वो 360 को करस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो फिर 105 मार्क्स कितने को करस्पॉन्ड करेंगे, 360 अपॉन 540 इंटू 105। ये कैसे आया, मैंने यहाँ से समझाया कि 5 रुपये में अगर 10 टॉफ़ी मिलती हैं तो एक टॉफ़ी कितने की मिलेगी, दोनों साइड को 10 से डिवाइड किया। ऐसे ही यहाँ पे अगर मुझे निकालना होता कि एक जो मार्क्स है वो कितने को करस्पॉन्ड करेगा, तो दोनों साइड को 540 से डिवाइड कर देते, तो एक मार्क 360 अपॉन 540 को करस्पॉन्ड करता। 105 कितने को करते, इंटू 105 कर दिया। ठीक है, और इस पूरे को सॉल्व करके मुझे 70 मिला। तो 70 मार्क्स जो है 70 डिग्री का जो एंगल है वो हिंदी के लिए बन गया। अब देखो, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ओब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। अब उसने हमसे पूछा है कि मैथ्स में कितने मार्क्स ज़्यादा आए हैं हिंदी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखो एक सिंपल चीज़ आप ऐसे और कर सकते हो, जब बहुत सारे पार्ट्स गिवन हैं कि 360 डिग्री के उल्टा देखो। अब इसको हमें पता है कि 360 डिग्री जो है वो कितने मार्क्स दे रहा है, हमें 540 मार्क्स दे रहा है। तो 1 डिग्री हमें कितने मार्क्स देगा, दोनों साइड्स को 360 से डिवाइड किया, 360 से डिवाइड करने पे इस साइड 1 आ गया, और इस साइड क्या आ जाएगा 540 अपॉन 360। तो 0 से 0 कैंसिल, और ये 18 के टेबल में आते हैं दोनों, 18 2 36, 18 3 54। 1 डिग्री जो है वो 3/2 मार्क्स को करस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा है कि मैथ्स में कितने मार्क्स ज़्यादा आए हैं हिंदी के कंपैरिजन में। तो हमें क्या करना होगा, मैथ्स और हिंदी के मार्क्स अलग से कैलकुलेट कर लेने होंगे। तो मैथ्स के मार्क्स कितने डिग्री पे हैं, देखो 90 डिग्री पे। 1 डिग्री हमें कितना दे रहा है 3/2, तो 90 डिग्री हमें कितना दे देगा 3/2 इंटू 90। और ऐसे ही हिंदी कितने पे है 70 पे है, तो 70 डिग्री हमें कितना दे देगा 3/2 इंटू 70। तो यहाँ से देखो क्या मिल रहा है, 2 से 90 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 45 बार, और 45 इंटू 3 होता है 135। तो मैथ्स में उसके आ रहे हैं 135 मार्क्स, और यहाँ से कितना 35 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब कि 105 मार्क्स। तो मैथ्स में देखो कितने मार्क्स ज़्यादा हैं हिंदी से, हिंदी में 105 है, मैथ्स में 135, 30 मार्क्स ज़्यादा है। ठीक है, तो मैथ्स में 30 मार्क्स ज़्यादा हैं, ये हमने कैलकुलेट किया। ऐसे ही लास्ट वाला देखें, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज़ मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। ठीक है, उसने हमसे कहा कि सोशल साइंस और मैथ्स में जो मार्क्स आ रहे हैं क्या वो साइंस और हिंदी में आने वाले मार्क्स से ज़्यादा हैं, ये हमें पता लगा के बताना है। तो इसमें
आपको लग रहा होगा कि चारों चीज़ों के मार्क्स एक एक करके कैलकुलेट करूँ 3/2 से उनके डिग्री को मल्टीप्लाई करके, बट ऐसा नहीं करना है। हम सीधा ग्राफ से भी इसको देख सकते हैं। देखो कैसे, सोशल साइंस और मैथ्स कितना डिग्री है, 90 डिग्री। सोशल साइंस कहाँ है, ये रहा, सोशल साइंस है 65, तो दोनों का टोटल कितना है 90 + 65, 155 डिग्री। मतलब अगर मैं मैथ्स और साइंस, सोशल साइंस के मार्क्स मिला दूं तो 155 डिग्री को करस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही साइंस और हिंदी से कंपेयर करना है। ऐसे साइंस है 80, हिंदी है 70, 80 + 70 कितना होता है, 150 ही होता है केवल। तो देखो साइंस और हिंदी की केवल 150 डिग्री ही दे रहे हैं, जबकि मैथ्स और सोशल साइंस के 155 डिग्री दे रहे हैं। और हमें पता है जितना बड़ा एंगल उतने ज़्यादा मार्क्स, क्योंकि एंगल मार्क्स को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो मैथ्स और सोशल साइंस का एंगल बड़ा है, तो मैथ्स और सोशल साइंस के मार्क्स भी ज़्यादा होंगे। इसके लिए आपको एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। इस तरह के 2 क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सरसाइज में कर चुके हैं, एक पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं। हमें दे रखा है एक हॉस्टल में पढ़ने वाले डिफरेंट बच्चे कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं वो, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक पाई चार्ट बनाना है। तो फिर से हमें हर बार की तरह डेटा दे दिया है और टोटल भी उसने क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो हमें कैलकुलेट नहीं करना है। और इस डेटा से हमको क्या निकाल लेना है, पहले हम इस डेटा से फ्रैक्शन निकालेंगे और उस फ्रैक्शन से निकालेंगे सेंट्रल एंगल, और सेंट्रल एंगल से पाई चार्ट ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो एक चीज़ और देखो, यहाँ पर 72 आ रहा है। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशंस में अच्छे हो जाते हो तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे ना, ऐसी चीज़ें आपको देखते ही समझ आ जाएंगी। 72 जो होता है, देखो 36 × 2 होता है, 36 × 2 क्या होता है 70। 36 जब आया था तब हमने क्या कहा था कि जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो 360 का होता है। मतलब कि 36 से 360 आने के लिए हम क्या कर रहे हैं, × 10 कर रहे हैं। तो मैंने कहा था कि जब भी टोटल 36 बन रहा है तब यहाँ पे जो भी चीज़ आई है उसमें × 10 कर दो, तो हमें हमारा सेंट्रल एंगल मिल जाएगा। अब यहाँ पर 72 बन रहा है जो कि 36 × 2 होता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात पता चल रही है कि 72 से 360 आने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। देखो यहाँ से आने के लिए क्या कर रहे थे, × 10, लेकिन यहाँ पर 1 × 2 ऑलरेडी कर दिया है 36 से 72 आने पे। मतलब अब बस हमें × 5 और कर देना होगा। और ऐसे भी दिख रहा है 72 × 5 360 होता है। मतलब जो भी डेटा हमें गिवन है ना यहाँ पर, इसमें हमें बस × 5 कर देना है और हमें मिल जाएगा ये सेंट्रल एंगल। फिर भी हमें फ्रैक्शन तो निकालनी पड़ेगा। तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, 40 अपॉन टोटल कितना है 72। तो ये हो जाएगा 4 × 10 = 42, 4 × 1 = 4, 3 बचे 32, 18। अभी एक बार और कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 × 5 = 10 और 2 × 9 = 18, 5/9 आ गया। 12 × 1 = 12, 12 × 6 = 72, 9 × 1 = 9 और 9 × 8 = 72, तो 1/8। 7 कैसे बनेगा, 7/72। 7 एक प्राइम नंबर होता है, ये कभी किसी से कैंसिल नहीं कर सकते हम, तो ये पूरा फ्रैक्शन 7/72 ही रहेगा। 4/72 क्या हो जाएगा, 1/4, 4 × 1 = 4, 3 बचे 32, 1/18। ठीक है, तो ये हमें फ्रैक्शंस मिल गए। अब देखो, अब चाहे तो आप पूरा कैलकुलेशन करो 5/9 × 360 करके। तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है, 9 × 4 = 36 और 0 का 0, मतलब 5 × 40 200 आ रहा है। मैंने क्या कहा था कि मेरे को लगता है कि × 5 करने से आंसर आ जाएगा। तो 40 × 5 क्या होता है, 200 ही होता है ना, मतलब आंसर आ रहा है × 5 करने से। तो अभी मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की जगह, देखो यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 6 × 6 = 36 और 0 मतलब 60। क्या 12 × 5 60 होता है, बिल्कुल होता है, मतलब × 5 से बात बन रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको स्टेप्स तो पूरे लिखने ही पड़ेंगे। अब लेकिन आप कैलकुलेशन छोड़ सकते हो, सीधा इसको 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, 9 × 5 = 45। 7/72 आया। अब देखो इसको कैलकुलेट करने में आपका दिमाग ख़राब हो जाता, इतनी कैलकुलेशन लगती, पर 7 × 5 = 35, आप डायरेक्ट निकाल लोगे। ऐसे ही 1/18, हालांकि ये तो आराम से कैलकुलेट हो जाता, 18 × 2 = 360 करके तो 20 आ जाता। यहाँ पे भी 4 है तो 4 × 5 = 20। तो हमें सारे सेंट्रल एंगल्स मिल गए हैं। बिल्कुल सिंपल है, सेंट्रल एंगल से हमें हमारा
पाई चार्ट बनाना आता है। सेंट्रल एंगल्स क्या हैं? 200, 60, 45, 35 और 20। अब जब आप इस पाई चार्ट को बनाना शुरू करोगे तो पहले ही एंगल आपको 200 मिल जाएगा। हो सकता है 200 डिग्री आपको बनाने में दिक्कत हो, क्योंकि जो हमारा प्रोटेक्टर होता है वो 180 तक ही एंगल बना के देता है। तो कोई बात नहीं, आप 200 छोड़ दो, 200 मत बनाओ। आपको याद होगा जब भी हम पाई चार्ट बनाते हैं आखिरी में एक एंगल बचता है जिसे हमें नहीं बनाना पड़ता है, तो आप उस एंगल को 200 के लिए छोड़ दो और ये सारे एंगल एक एक करके बनाने लगो। तो सबसे पहले हम 60 से स्टार्ट करेंगे। ये आपने यहाँ पर सेमी सर्कल बनाया, सेंटर मार्क किया और किसी भी एक पॉइंट से एक लाइन इस पर ड्रॉप कर दी। यहाँ पर डी रखेंगे आप इस तरह से, और 60 जहाँ पे भी होगा वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये एंगल हो गया 60 डिग्री का। किसके करस्पॉन्डिंग है? इंग्लिश के। तो ये हो गई इंग्लिश। 60 के बाद हम 45 बना लेते हैं। अब डी को आप ऐसे रखेंगे यहाँ पर और 45 पे ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये करस्पॉन्डिंग है मराठी के, तो यहाँ पे मराठी लिख दो। 45 के बाद 35 बनाना है। अब डी को इस लाइन पे रखोगे आप और 35 डिग्री पे लाइन बना दोगे। ये हो जाएगी तमिल की लाइन। फिर 20 की बनानी है बंगाली के लिए, तो डी को इस लाइन के करस्पॉन्डिंग रख लोगे ऐसे और 20 डिग्री पे एक लाइन किसके लिए खींच दोगे? बंगाली के लिए। और फिर अल्टीमेटली जो लास्ट में बचेगा बचा हुआ ये 200 डिग्री ही होगा, जो कि करस्पॉन्डिंग कर रहा है हिंदी को। तो इस तरह से आप बड़े आराम से एक पाई चार्ट बना सकते हैं। अगर किसी एंगल को बनाने में दिक्कत हो रही है तो उस एंगल को छोड़ दो लास्ट वाले बचे हुए एंगल के लिए, क्योंकि लास्ट में एक एंगल बचता है जो हमें ड्रॉ नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में और हम लोग बिल्कुल जैसा हमने फर्स्ट लेक्चर में डिसाइड किया था उसी स्पीड से चल रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली अगले 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप अपने डाउट कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर भी बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए ताकि वो लोग भी यहाँ से पढ़ पाएँ। थैंक यू।